लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि मैंने 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ इनहिबिशन ऑफ एंजाइम आप लोगों के सामने डिस्कस किए थे, जिसमें एक तरफ हमने एलोस्टेरिक रेगुलेशन को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने फीडबैक इनहिबिशन को डिस्कस किया था, और लास्ट में हमने कोवलेंट रेगुलेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में होंगे कि व्हाट इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन, व्हाट इज फीडबैक इनहिबिशन एंड व्हाट इज कोवलेंट रेगुलेशन। आज हम लोगों ने एक्चुअली 2 डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन की बात करी। ठीक है कि क्या एंजाइम परमानेंटली इनहिबिट हो सकता है या फिर हम एंजाइम को जो है वो रिवर्सिबली भी इनहिबिट कर सकते हैं। तो यस, वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइमेटिक इनहिबिशन, जिसमें एक मैकेनिज्म आपके पास है रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एंड द सेकंड मैकेनिज्म इज इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। रिवर्सिबल, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि ये ऐसी इनहिबिशन है जो कि कुछ टाइम के लिए एंजाइम को इनहिबिट करे। लाइक आपके पास एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, ये नॉर्मली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांसफर होती है और उसके बाद आपका ये फाइनल जो है वो एंजाइम और प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। इस तरह से केमिकल रिएक्शन चलता है ना। तो सपोज यू हैव एन इनहिबिटर मॉलिक्यूल, और ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल कुछ टाइम के लिए एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो एसोसिएशन है इसको ब्लॉक करता है, लेकिन अगर ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करता, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो एंजाइम नॉर्मली इस केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है। तो वी हैव सम टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स जो कि रिवर्सिबली बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ। ठीक है, और ये रिवर्सिबली क्यों बाइंड करते हैं, बिकॉज ये एंजाइम के साथ वीक इंटरेक्शंस डेवलप। ठीक है, और ये वीक इंटरेक्शन जो है ये कुछ टाइम के लिए एंजाइम को ब्लॉक करती हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। जब इनहिबिटर मॉलिक्यूल अवेलेबल होगा, इनहिबिटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो ये एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। लेकिन जैसे इनहिबिटर की कंसंट्रेशन कम हो, इनहिबिटर जो है वो प्रोड्यूस होना कम शुरू हो जाएगा, या आप उसका इंटेक जो है वो कम कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे इनहिबिटर जो कि कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो में डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबिलिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को ब्लॉक करते हैं, और जब उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है तब एंजाइम जो है वो उसी तरह से नॉर्मल केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवाना शुरू कर देता है। तो इन इनहिबिटर्स को आप क्या कहते हो, रिवर्सिबल इनहिबिटर। बट इफ देयर इज एन इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम के साथ एक दफा बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद वो एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इस किस्म के इनहिबिशन को आप क्या कहोगे, इरिवर्सिबल, बिकॉज आप कभी भी उस एंजाइम को रीजनरेट नहीं कर सकते। जैसे इनहिबिटर एक दफा एंजाइम के साथ बाइंड किया, वो बाइंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग थी कि आपका एंजाइम कभी भी इनहिबिटर से जो है वो अलग नहीं होगा, कभी भी वो सबस्ट्रेट को बाइंडिंग के लिए जो है वो स्पेस प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज वो परमानेंटली इनहिबिटर के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर चुका है। तो इन दोनों पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम आज कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, और किस तरह से ये किसी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। So let's discuss the first type of reversible inhibitor, and these inhibitors are competitive inhibitors. जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि compete करने जा रहा है। ठीक है, so the first type is competitive inhibitors. इनको competitive inhibitor इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये inhibitors compete करते हैं, और किसके साथ compete करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं। ऑब्वियसली कंपटीशन दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही होगा ना, बिकॉज कंपटीशन वही भी होता है जहाँ पे आपके पास सिमिलैरिटी होती है, जहाँ पे आपके पास सेम लेवल पे जो है वो दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक्चुअली इन इनहिबिटर्स को कंपेटिटिव इनहिबिटर्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दीज इनहिबिटर्स आर सिमिलर इन शेप टू दी सबस्ट्रेट। यानी जैसी शेप आपकी सबस्ट्रेट की है, इनहिबिटर की शेप भी इसी किस्म की है। एक पॉइंट ये हो गया कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की शेप एक दूसरे से मिलती जुलती है, और दूसरा पॉइंट आपके पास ये है कि इनहिबिटर भी उसी साइड के ऊपर बाइंड करेगा जिस साइड के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, तो आपके पास एंजाइम है और एंजाइम के पास एक ऐसी साइट है जो कि सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करती है। बट बिकॉज इनहिबिटर मॉलिक्यूल हैज सेम शेप, इसकी भी शेप आपकी सबस्ट्रेट की तरह की है, तो एंजाइम जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। सपोज आपके पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो कि सबस्ट्रेट है,
और दूसरी तरफ आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी शेप सबस्ट्रेट से मिलती जुलती है, बट दिस इज नॉट सबस्ट्रेट। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंस हो, लेकिन इसकी शेप जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सबस्ट्रेट से मिलती है। तो ये इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है, और एंजाइम इन दोनों को लेके कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसके पास जो बाइंडिंग साइट है वो कंप्लीमेंट्री है सबस्ट्रेट से भी और इनहिबिटर से भी। तो डेफिनेटली जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी इस साइट को अप्रोच करने की, वो मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बाइंड करेगा। अगर तो इनहिबिटर की एफिनिटी ज्यादा है, मोस्ट ऑफ द टाइम इनहिबिटर की एफिनिटी ज्यादा होती है, तो इनहिबिटर यहाँ पे आके बाइंड करेगा और इसका इफेक्ट क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बने। ठीक है, तो आपका ऐसा इनहिबिटर जो कि सबस्ट्रेट जैसी शेप रखता है और उसी बाइंडिंग साइट पे बाइंड करने का पोटेंशियल रखता है जहां पे सबस्ट्रेट में बाइंड करना है, इट मीन्स कि दिस इनहिबिटर इज एक्चुअली अ कंपेटिटिव इनहिबिटर बिकॉज ये कंपीट कर रहा है सबस्ट्रेट को। ठीक है, और ऑब्वियसली दोनों में से जिसकी ज्यादा बाइंडिंग एबिलिटीज होंगी, जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का पोटेंशियल होगा, एंजाइम उसको प्रेफर करेगा। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, आपका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है इसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है, ये एंजाइम के साथ बाइंड करता है और सबस्ट्रेट के बाइंड करने के चांसेस को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि कंपैटिटिव इनहिबिटर्स हमेशा सबस्ट्रेट जैसे होता है, उसी बाइंडिंग साइट पे बाइंड करते हैं जहां पे सबस्ट्रेट में बाइंड करना होता है। इनकी इस प्रॉपर्टी वजह से हम ये कहते हैं कि ये सबस्ट्रेट को कंपीट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। कंपेटिटिव इनहिबिटर्स की एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है जो कि आप किसी दूसरे इनहिबिटर के अंदर ऑब्जर्व नहीं करते, और वो डिफरेंशिएशन ये है कि इस तरह की इनहिबिशन को हम रिवर्स कर सकते हैं बाय आर ऑन। ठीक है, हम इसको खुद से रिवर्स कर सकते हैं। लाइक आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में आपके पास एक एंजाइम प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, इनहिबिटर प्रेजेंट है, और आप ये चाहते हो कि इनहिबिटर, आपको ये चीज पता है कि इनहिबिटर की बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है, इनहिबिटर बाइंड कर सकता है एंजाइम के साथ और सबस्ट्रेट के बाइंड करने के चांसेस को क्या कर सकता है, मिनिमम कर सकता है। तो आपके पास ये जो है वो पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे इनहिबिटर की बाइंडिंग को रोक सको, बट द क्वेश्चन इज कि आप किस तरह से रोकोगे, क्या पैरामीटर है जिसकी बेस पे आप इस चीज को कंट्रोल करोगे कि एंजाइम इनहिबिटर को रिकॉग्नाइज ना करे बल्कि सबस्ट्रेट को बाइंड करे। हालांकि इनहिबिटर की बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी कम है। सो द मेन पैरामीटर जिसके थ्रू आप कंपेटिटिव इनहिबिशन को होने से रोक सकते हो, दिस इज इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पे आप इस चीज को इस तरह से, इसको इस तरह से देख सकते हो कि आपके पास एक ही जो है वो एंजाइम का मॉलिक्यूल है और एक ही आपके पास यहाँ पे इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट का एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है। तो अगर आपके पास इक्विमोलर कंसंट्रेशन हो, यानी जितने मॉलिक्यूल्स आपके पास सबस्ट्रेट के हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स इनहिबिटर के हैं, तो एंजाइम डेफिनेटली इनहिबिटर को प्रेफर करेगा, बिकॉज इस केस में आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन सेम है और इनहिबिटर की एफिनिटी ज्यादा है। ऑब्वियसली जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो एंजाइम के साथ पहले बाइंड करेगा, और आपके पास यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की बजाय कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम एंड इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस ज्यादा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज इनहिबिटर सबस्ट्रेट को चांस ही नहीं देगा कि वो आके बाइंड करे। बट अगर आप इस केमिकल रिएक्शन में इनहिबिटर की बजाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, सपोज आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, उसके बाद आपके पास ये सेकेंड मॉलिक्यूल है, थर्ड मॉलिक्यूल है, और ये आपके पास इनहिबिटर मॉलिक्यूल है। ये कंसंट्रेशन आपके पास सबस्ट्रेट की है और ये आपके पास इनहिबिटर की है। तो अब बेशक आपका जो अकेला एक इनहिबिटर का मॉलिक्यूल है उसकी सबस्ट्रेट के मुकाबले में एंजाइम के लिए एफिनिटी ज्यादा थी, लेकिन जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर दोगे, तो डेफिनेटली इस इनहिबिटर की बेशक एक सबस्ट्रेट के मुकाबले में एफिनिटी ज्यादा है, लेकिन जब ये 3 सबस्ट्रेट प्रेजेंट होंगी तो तीनों की जो एफिनिटी है वो इस इनहिबिटर के मुकाबले में जो है वो ओवरऑल क्या होगी, ज्यादा होगी। एक ये पॉइंट, और दूसरा ये कि आपके पास यहाँ पे चांस ऑफ कोलिजन बिटवीन एंजाइम एंड इनहिबिटर कम है और चांस ऑफ कोलिजन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट ज्यादा है। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि आपका एंजाइम इनहिबिटर की बजाय किस मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा,
सबस्ट्रेट है कि आप किसी ऐसे केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो जिसमें एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट और इनहिबिटर प्रेजेंट है और आप उस इफेक्ट को जो है वो रिवर्स कर सकते हो। सपोज आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने एंजाइम ऐड किया, सबस्ट्रेट ऐड किया, इनहिबिटर ऐड किया, केमिकल रिएक्शन ब्लॉक हो गया, आप उसमें कुछ अमाउंट के अंदर जो है वो सबस्ट्रेट मजीद ऐड करते हो और उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि केमिकल रिएक्शन जो रुका हुआ था वो होना शुरू हो गया। तो ये चीज याद रखिएगा कि हमेशा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से कंपेटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो इनहिबिशन को रोकते हैं। ठीक है, बाकी इनहिबिटर्स के ऊपर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाने का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि कंपेटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज से मिलता जुलता है, सबस्ट्रेट के साथ, और ना सिर्फ इनका स्ट्रक्चर मिलता है बल्कि ये उसी साइट के ऊपर जाके बाइंड करते हैं जिस साइट के ऊपर सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है। ठीक है, so these inhibitors have similar structure and they have the same binding site as compared to the substrate। यानी आपकी एक ही बाइंडिंग साइट के लिए दो मॉलिक्यूल्स कंपीट कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल इनहिबिटर भी है और वो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट भी है। ठीक है, तो अगर आपके पास इनहिबिटर की जो है वो कंसंट्रेशन कम है तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट बाइंड करेगी और आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस केस में आपका केमिकल रिएक्शन एंड तक जाएगा, बिकॉज उसी साइट के ऊपर जहाँ पे इनहिबिटर ने बाइंड करना था वहां पे सबस्ट्रेट बाइंड कर चुकी है, तो अब इनहिबिटर जो है वो यहाँ पे आके इस केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर सकती। बट अगर आपके पास इक्वल कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है या इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो दोनों सिनेरियो के अंदर आपकी इसी साइट के ऊपर इनहिबिटर बाइंड करेगा और ऑब्वियसली अगर इनहिबिटर बाइंड किया है तो फिर उस साइट के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकती और आपके पास एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होने देगा। तो आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है कि कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हमेशा फ्री एंजाइम्स के साथ बाइंड करते हैं, ये कभी भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड नहीं करेंगे बिकॉज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में बाइंडिंग साइट अवेलेबल नहीं है जहां पे जाके इनहिबिटर ने बाइंड करना। ठीक है, तो आपके फ्री एंजाइम के पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ चला जाएगा, और अगर आपका फ्री एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड करता है तो इस केस में आपका एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि फर्दर केमिकल रिएक्शन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, इस करेगा। सेकेंड टाइप है हमारे पास इनहिबिटर की एंड दिस टाइप इज नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि ये इनहिबिटर्स जो हैं ये कंपीट करेंगे, इसमें किसी किस्म का कंपटीशन नहीं होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान, और वो कंपटीशन एक्चुअली इस वजह से नहीं होता बिकॉज इस केस में आपका इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड नहीं करेगा बल्कि आपके इनहिबिटर को बाइंड करने के लिए एक एडिशनल साइट रिक्वायर्ड है। ठीक है, और वो एक्टिव साइट नहीं है। जैसे कि आपने एलोस्टेरिक एंजाइम्स के केस में पढ़ा ना, आप उस चीज को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि आपके ऐसे इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट हैं जो कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट के ऊपर आके बाइंड नहीं करते बल्कि एंजाइम में एक एडिशनल पॉकेट या एक एडिशनल साइट प्रेजेंट होती है जहां पे आके इनहिबिटर बाइंड करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली ये एंजाइम को इनहिबिट किस तरह से करते हैं, बिकॉज जब इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर कंफर्मेशनल चेंजेस लेके आएगा और इन कंफर्मेशनल चेंजेस की वजह से आपका जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स की वो टाइप है जो कि फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकती है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड कर सकती है। आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें आपके पास यहाँ पे जो है एंजाइम है, एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और क्या चीज बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से एलोस्टेरिक साइड को हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को आके अप्रोच करता है एक मॉलिक्यूल जिसको हम क्या कह रहे हैं, इनहिबिटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा अब आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें आपका एंजाइम जो है वो इनहिबिटर के साथ भी अटैच है और एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ भी अटैच है। तो यहाँ से ये चीज पता चली कि आपके इनहिबिटर को बाइंड करने के लिए वो साइट रिक्वायर्ड नहीं है जो कि सबस्ट्रेट को रिक्वायर्ड है। तो इस केस में आप इनको नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स कहोगे बिकॉज ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं कर रही है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को इफेक्ट नहीं कर रहे। सबस्ट्रेट बाइंड हो भी सकती है या दूसरे मैकेनिज्म में ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ्री एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड करे और फ्री एंजाइम की बाइंडिंग के बाद आपके पास जो है वो बाइंडिंग साइट की शेप चेंज हो जाए। ठीक है, तो दोनों मैकेनिज्म से ये इनहिबिटर्स वर्क कर सकते हैं, ये फ्री एंजाइम को भी टारगेट कर सकते हैं
और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जैसे इनहिबिटर आपके फ्री एंजाइम या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा और आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर या एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो दोनों केसेस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। बिकॉज अगर आपका इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच है तो ये कैटालिसिस नहीं होने देगा, और अगर आपका इनहिबिटर फ्री एंजाइम के साथ अटैच है तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से आपके जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यू हैव बोथ पॉसिबिलिटीज कि आपका इनहिबिटर जो है वो फ्री एंजाइम के साथ भी अटैच कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी अटैच कर सकता है, लेकिन दोनों केसेस में आपके पास यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस क्या होंगे, मिनिमम होंगे। ठीक है, यहाँ पे इनहिबिटर का स्ट्रक्चर या उसकी शेप सबस्ट्रेट जैसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इनहिबिटर जो है वो उस बाइंडिंग साइट को भी बाइंड नहीं करेगा जिस बाइंडिंग साइट के ऊपर क्या चीज आके अटैच होती है, सबस्ट्रेट आके अटैच होती है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपैटिटिव इनहिबिटर एंड नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इस इनहिबिशन से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का कोई इफेक्ट होगा, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके आप इस इनहिबिशन को रोक सकते हो? नो मैम, नहीं रोक बिकॉज ये सकते। साइड डिफरेंट है ना, इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इनहिबिटर है वो साइट के ऊपर बाइंड ही नहीं कर रहा। प्रीवियस केस में तो आपने ये चीज देखी थी कि अगर आपके साइट के ऊपर एंजाइम के साइट के ऊपर इनहिबिटर की बजाय सबस्ट्रेट आके बाइंड किया तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका इनहिबिटर एक ऐसी साइट को टारगेट कर रहा है जो कि सबस्ट्रेट को बाइंड करने में किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं करती। और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हो कि अगर इनहिबिटर बाइंड करता है, सबस्ट्रेट अटैच हो भी जाती है तो वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का इस किस्म की इनहिबिशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर एंजाइम इनहिबिट है तो वो इनहिबिट ही रहेगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से वो इनहिबिशन रिवर्स नहीं होगी। लेकिन प्रीवियस केस में आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप उस इनहिबिटर को एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करने से रोक सकते हो। ठीक है, वहां से उसको निकाल सकते हो और उस जगह पे क्या चीज अटैच करवा सकते हो, सबस्ट्रेट को अटैच करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थर्ड टाइप है इनहिबिटर्स की, और ये इनहिबिटर्स हैं अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, नॉन कम्पैटिटिव और अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। लाइक इनमें एक सिमिलैरिटी हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे भी आपका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को टारगेट नहीं करता, बल्कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के अलावा एक और साइट को टारगेट करता है। ये सिमिलैरिटी है आपकी कंपैटिटिव और नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, कि ये भी सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करते, ये भी जो है वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के बजाय एंजाइम के ऊपर एक और साइट है एलोस्टेरिक साइट, उसके ऊपर जाके बाइंड करते हैं और आपकी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसके चांसेस को क्या करते हैं, रोक देते हैं। बट यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इस केस में आपका इनहिबिटर फ्री एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करता। अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि हमेशा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करते हैं, ये फ्री एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्यों है, ये फ्री एंजाइम को टारगेट क्यों नहीं करते? नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स में तो हमने ये देखा था कि आपका इनहिबिटर फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा था, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स में मैं ये कह रही हूँ कि आपका एंजाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सबस्ट्रेट के बाइंड करने के बाद इनहिबिटर्स को बाइंड करेगा। इसकी रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे सपोज आपके पास ये एक एंजाइम है और इसमें ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट में बाइंड करना, और इस सबस्ट्रेट के साथ ही आपके पास कोई ऐसी साइट है जहाँ पे इनहिबिटर ने बाइंड करना है। सपोज ये साइट है, ये फ्री एंजाइम है और ये वो साइट है जहाँ पे इनहिबिटर ने बाइंड करना है, ये वो साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। दिस इज योर इनहिबिटर एंड दिस इज योर सबस्ट्रेट। आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि फ्री एंजाइम के ऊपर जो इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट है, जो एलोस्टेरिक साइट है, वो कंप्लीमेंट्री नहीं है इनहिबिटर के लिए। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, सपोज ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड करती है, तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के बाद आपके एंजाइम के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे, और उन कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से आपकी ये जो साइट है एलोस्टेरिक साइट, जो कि प्रीवियसली इनहिबिटर को बाइंड नहीं कर रही थी, वो शेप में आ जाएगी जो कि इनहिबिटर के साथ बाइंडिंग कर सकती है।
तो हमेशा आपका एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को बाइंड करने के बाद कंफर्मेशनल चेंजेस लाके इनहिबिटर की जो साइट है, बाइंडिंग साइट, उसको एक्सपोज करेगा। ठीक है, और जैसे इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी, इनहिबिटर यहाँ पे आके बाइंड कर देगा और ऑब्वियसली बाइंडिंग के बाद आपका ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है, ये इस स्टेट में आके लॉक हो जाएगा, बिकॉज इनहिबिटर की बाइंडिंग के बाद आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का मकसद है कि ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और जितने ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतना ज्यादा आपका इनहिबिटर जो है वो बाइंड कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा के आप इनहिबिशन को रिवर्स नहीं कर सकते, बल्कि आप उस इनहिबिशन को मजीद जो है वो प्रोनाउंस्ड फॉर्म में ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का एंजाइमेटिक इनहिबिशन के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑब्वियसली नहीं होगा। फाइनल आपके पास जो क्लास है इनहिबिटर्स की, दीज आर दी मिक्स्ड इनहिबिटर्स। मिक्स्ड इनहिबिटर्स आपके नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स की तरह ही, लाइक इनका मैकेनिज्म जो है एंजाइम को इनहिबिट करने का वो 100% नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स की तरह का है, लेकिन इनकी जो आगे कुछ जो है वो कैटालिसिस के अंदर इनका जो रोल है वो डिफरेंट होता है। तो आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो तो सिमिलैरिटीज देखोगे कि एक मिक्स्ड इनहिबिटर ये भी एक डिस्टेंट साइट के ऊपर बाइंड करता है, यानी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को टारगेट नहीं करता, उसके अलावा एक और बाइंडिंग साइट के ऊपर जाके एंजाइम को जो है वो टारगेट करता है, वहां पे जाके बाइंड करता है। और दूसरा यहाँ पे आप पॉइंट डिस्कस करोगे कि ये भी फ्री एंजाइम या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दोनों के साथ जो है वो बाइंडिंग कर सकता है, दोनों केसेस में इसकी बाइंडिंग हो सकती है। तो अगेन जैसे आपने नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स में ऑब्जर्व किया था कि आपके पास फ्री एंजाइम भी इनहिबिटर के साथ बाइंड करके एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये भी फ्री एंजाइम के साथ बाइंड करके क्या कर सकता है, सॉरी इनहिबिटर के साथ बाइंड करके क्या चीज प्रोड्यूस कर सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन इस केस में एक डिफरेंस भी आप ऑब्जर्व करोगे नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स और मिक्स्ड इनहिबिटर्स के अंदर। पहले तो आप ये चीज देख लें कि इन्हें मिक्स्ड इनहिबिटर्स क्यों कहा जाता है। मिक्स्ड इनहिबिटर्स इन्हें इसलिए कहा जाता है बिकॉज जस्ट लाइक द कंपेटिटिव इनहिबिटर्स, ये जो है फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड करते हैं, और आपके पास यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को भी टारगेट करते हैं, जस्ट लाइक द अनकंपेटिटिव इनहिबिटर्स। तो ये कंपेटिटिव इनहिबिटर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो अनकंपेटिटिव इनहिबिटर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। दैट्स व्हाई आप इन्हें क्या कहते हो कि दीज आर दी मिक्स्ड इनहिबिटर्स, जो कि किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू फ्री एंजाइम को भी टारगेट कर सकते हैं या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों केसेस में आपका एंड रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जैसे ये एंजाइम सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। तो ये आपके पास मिक्स्ड इनहिबिटर्स हैं। अब मिक्स्ड इनहिबिटर्स और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स में डिफरेंस क्या होगा, इनकी फर्दर जो आप लोग डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे वो केमिकल रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर होता है। कि आपके पास जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हैं, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स में आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि जैसे ही आपके पास एलोस्टेरिक साइट के ऊपर इनहिबिटर आके बाइंड करता है, ये इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को चेंज कर देता है। यानी आपके पास जैसे एंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आके सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकती, बिकॉज एंजाइम ने जैसे इनहिबिटर को बाइंड किया उसकी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट की शेप चेंज हो गई, तो सबस्ट्रेट के बाइंड करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। जबकि इस केस में आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका एंजाइम चाहे इनहिबिटर के साथ अटैच है या इनहिबिटर के साथ वो अटैच नहीं है, दोनों केसेस में उसकी जो सबस्ट्रेट के लिए बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज ही रहेगी, उसमें किसी किस्म का कंफर्मेशनल चेंज नहीं आएगा, और आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन सकता है। लेकिन ये एंजाइम सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो है ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? 4 टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, कंपेटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स, अनकंपेटिटिव इनहिबिटर्स और मिक्स्ड इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स क्या फ्री एंजाइम को टारगेट करते हैं या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को टारगेट करेंगे,
एंजाइम की कौन सी साइट के ऊपर जाके बाइंड करेंगे, क्या वो साइट सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है या वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के अलावा कोई बाइंडिंग साइट है। और तीसरा पॉइंट जो आपने देखना है हर इनहिबिटर के अंदर, वो ये देखना है कि क्या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से इनहिबिशन को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं। तो आपने सिर्फ कंपैटिटिव इनहिबिटर में इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि आपकी चारों इनहिबिटर्स में से सिर्फ कंपैटिटिव इनहिबिटर्स में इनहिबिटर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के ऊपर जाके बाइंड करता है, तो सिर्फ इस इनहिबिशन को आप रिवर्स कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसके अलावा आपके पास कोई सी भी अगर इनहिबिटर्स की टाइप होगी, चाहे वो नॉन कंपैटिटिव है, अनकंपैटिटिव है या मिक्स्ड इनहिबिटर्स है, उनमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और वो इफेक्ट क्यों नहीं होगा, बिकॉज उस केस में आपका इनहिबिटर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को टारगेट नहीं करता, बल्कि वो सबस्ट्रेट के अलावा किसी और बाइंडिंग साइट के ऊपर जाके बाइंड करता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स आपके पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की थी। और फाइनल आपके पास जो है वो ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जिनको हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं। और ये वो इनहिबिटर्स हैं जो कि अगर किसी एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर कोवलेंटली अटैच हो गए, तो फिर चाहे सबस्ट्रेट अवेलेबल हो भी, ये इनहिबिटर्स कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर एक्टिव साइट से जो है वो रिलीज नहीं होंगे। जैसे आपने कंपैटिटिव इनहिबिटर में देखा था ना कि यहाँ पे भी आपका इनहिबिटर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच होता है, लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो, तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस इनहिबिटर को यहाँ से रिलीज करवा देंगे और खुद यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। लेकिन इस तरह की इनहिबिशन आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन में पॉसिबल नहीं है। ये वाली पॉसिबिलिटी इरिवर्सिबल इनहिबिशन में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपका जो एंजाइम है वो इनहिबिटर के साथ परमानेंट अटैच हो गया। और इस केस में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा के या किसी भी दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू आप एंजाइम को इनहिबिटर से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज एंजाइम की इस इनहिबिटर के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसको रिवर्स करना जो है वो पॉसिबल नहीं। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों का जो एंजाइम्स वाला चैप्टर है वो एंड हो गया है।